हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। काउंसलिंग एनालिसिस की सीरीज में आज जो स्टेट में कवर करने वाला हूं वो है आंध्र प्रदेश, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो ऑफर की जाती है बी कैटेगरी सीट, जिसे मैनेजमेंट कोटा सीट्स कहा जाता है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहा आंध्र प्रदेश में, कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा, कॉस्ट का क्या ब्रेकअप रहता है और कुछ हमारी ऐसी इनपुट जो कि 2024 के लिए आपको हेल्प करेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस तरीके की एनालिसिस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, आपको पता चले कि किस तरह से काउंसलिंग प्रोसीजर में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से ऑल ऑफ ए सडन काउंसलिंग में बदलाव आने की वजह से, यानी कि रूल्स में बदलाव आने की वजह से, एलिजिबिलिटी कंडीशंस में अगर किसी भी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर अचानक से चेंजेस लाया जाता है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है वहां की कट ऑफ में, और जिसके वजह से आपकी एडवांस प्लानिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को बना करके चलना चाहिए। अगर आप लिमिटेड कॉलेज के ऑप्शंस के साथ चल रहे हैं तो आप और भी कॉलेजेस को ऐड करिए। अगर आप काउंसलिंग में किसी एक या दो स्टेट्स के साथ चल रहे हैं तो आपको उसमें भी कुछ और स्टेट्स को इंक्लूड करके चलना चाहिए। आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके का काउंसलिंग में रूल्स में बदलाव देखने को मिला 2023 में। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से काउंसलिंग के प्रोसेस को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करना था। आंध्र प्रदेश ने इसको कंप्लीटली फॉलो किया। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में एक बदलाव आंध्र प्रदेश ने किया, वो ये था कि जहां राउंड 1 में वो फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को सिर्फ करते थे, उन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स बचने की वजह से इसे रीओपन किया। रीओपन तो किया ही, साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशन में भी उन्होंने बदलाव लाया। आंध्र प्रदेश में काफी कंफ्यूजिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन है। जब आप अप्लाई करते हैं, राउंड 1 की काउंसलिंग में आप अटेंड करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, अगर आपको सीट मिलती है और अगर आप साथ में किसी और स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको यहाँ की सीट्स पे एडमिशन नहीं लेना होता है तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश का नॉर्मल रूल है। बट राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक नया चेंजेस देखने के लिए मिला, वो ये था कि जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उनको स्टे वैकेंसी राउंड में फॉर्म फिलिंग को फिर से करके एलिजिबल उनको बनाया गया, जो कि इंपैक्ट किया वहां की कट ऑफ को। अगर आप देखेंगे काउंसलिंग के प्रोसेस को अगर ध्यान से, तो फॉर्म फिलिंग तो राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड में किया गया, ऑनलाइन मोड पे सारे प्रोसेस को कंडक्ट किया गया। एप्लीकेशन कॉस्ट आंध्र प्रदेश में सबसे हायर साइड पे है। 10,620 का एप्लीकेशन कॉस्ट, जो कि बहुत ही हायर अमाउंट होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई भी एप्लीकेबल नहीं है आंध्र प्रदेश में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग करना होता है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको रूल्स के बारे में ध्यान रखना है, आपको किस राउंड में सीट्स को ऑप्ट करना है इसके बारे में भी आपको अपनी बेहतर प्लानिंग करनी है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस की जनरली कट ऑफ आंध्र प्रदेश में सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे राउंड 1 में कट ऑफ काफी लोअर साइड पे रहता है और वो सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऊपर की तरफ चला जाता है। आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है। 2023 में जहां पे कट ऑफ में अगर आप देखेंगे कि हर स्टेट में काफी हायर साइड पे ट्रेंड देखने के लिए मिला, बट आंध्र प्रदेश में चूंकि काउंसलिंग प्रोसेस में एप्लीकेशन को रीओपन सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड में किया गया, जिसकी वजह से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक में कट ऑफ में डिक्लाइन देखने के लिए मिला। यह मैं आपको अपने इस स्लाइड से भी समझाता हूं। आंध्र प्रदेश में पहले राउंड में जो कट ऑफ थी बी कैटेगरी में, जो ओपन स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 476 की। राउंड 2 में ये घट करके 464 हो गया और राउंड 3 में ये घट करके 435 आ गया, यानी कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ राउंड 3 में देखने को मिला। कारण यही होता है कि स्टूडेंट राउंड 1 में मल्टीपल स्टेट्स को भी देख करके चल रहे होते हैं, तो वहां पे रिपोर्टिंग कम होती है। राउंड 2 में कई स्टूडेंट्स को सीट तो मिल जाती है जहां पे उनको लगता है कि उनके हिसाब से सीट्स उनको फेवरेबल नहीं मिली है, जहां पे वो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उनकी सीट्स वहां पे वैकेंट होती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा थर्ड राउंड में जो एप्लीकेंट बचते हैं उनको मिलता है, जहां पे लोअर स्कोर पे भी आंध्र प्रदेश में सीट मिली।
और इन तीनों राउंड्स में अगर आप देखेंगे कि कट ऑफ में डिक्लाइन इसीलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेंट नहीं आए, फॉर्म फिलिंग को रीओपन नहीं किया गया। तो अगर किसी भी स्टेट में एप्लीकेशंस की प्रोसेस में अगर आप इन सब चीज़ों का क्लैरिटी रखते हैं, फॉर्म फिलिंग एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस रूल्स का, तो आप बेहतर प्लानिंग के साथ में वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट शेयरिंग के भी फॉर्मूले को आप समझिए कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से सीट्स को रखा गया है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के बारे में। सी कैटेगरी है एनआरआई कैटेगरी और बी है मैनेजमेंट कोटा। यहाँ पे प्राइवेट में नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं, प्राइवेट में माइनॉरिटी सीट्स भी हैं, और एक कॉलेज है SBIMS तिरुपति जो कि सिर्फ विमेन के लिए, और वहां पे सिर्फ एनआरआई सीट्स को रखा गया है यहाँ के मैनेजमेंट कोटा सीट्स की काउंसलिंग प्रोसेस में। नंबर ऑफ कॉलेजेस प्राइवेट में नॉन माइनॉरिटी में 16 है, जहां पे 1004 बी कैटेगरी की सीट्स है। 85% लोकल, जहां पे सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वहां पे 852 सीट्स को रखा गया। 15% ओपन में 152 सीट्स को रखा है, यानी कि सिर्फ आप 152 सीट्स पे ही एलिजिबल है अगर आप नॉन डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो। सी कैटेगरी में 444 सीट्स। प्राइवेट में माइनॉरिटी में 2 कॉलेज हैं, जहां पे टोटल 88 बी कैटेगरी की सीट्स हैं, और सारी की सारी सीट्स को रिजर्व रखा गया है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। SBIMS में 23 सीट्स को रखा गया है एनआरआई कैटेगरी के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत कम सीट्स बी कैटेगरी में ओपन रखा गया है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा कट ऑफ ड्रॉप नहीं देखने को मिला। अदरवाइज जब सारी सीट्स ओपन रखी गई थी तो उस केस पे 400 भी स्कोर टच कर जाता था यहाँ की कट ऑफ में। आंध्र प्रदेश में फीस स्ट्रक्चर में एक बदलाव लाया गया था 2023 में। 12 लाख रुपीज से इसे बढ़ा करके 13 लाख रुपीज कर दिया गया, और साथ ही में यहाँ पे 10% का एनुअल इंक्रीमेंट भी रखा गया, जिसके वजह से टोटल कॉस्ट बहुत हायर साइड पे चला गया, जहां पे 82 से 85 लाख रुपीस का टोटल कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है बच्चों को। तो ये एक ऐसा कंडीशन था जो कि बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन था पेरेंट्स के लिए, जहां पे उनको ऑल ऑफ ए सडन बहुत ही हायर अमाउंट बेयर करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन कट ऑफ पे इसलिए भी नहीं देखने को मिला क्योंकि 2023 में डिमांड जो थी सीट्स की बहुत हायर साइड पे थी, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर जा रहा था। डिमांड इतना ज्यादा था कि फीस के बढ़ने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। सी कैटेगरी में एनआरआई के लिए जो फीस रखी गई है 30 लाख से 39.60 लाख रुपीज, और यहाँ पे 1.4 करोड़ से 1.9 करोड़ का टोटल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है अगर आप एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको जरूर हेल्प करेगी आप अगर 2024 के लिए एस्पिरेंट है तो। सबसे पहले तो हम उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना चाहेंगे जो कि हमें लगता है कि YSR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को ध्यान देना चाहिए इन बातों का, कि काउंसलिंग रूल को पहले ही स्टेज में ही क्लियर कर देना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी टिल लास्ट राउंड। बैंक गारंटी एक बहुत ही पेनफुल एस्पेक्ट है किसी भी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसे प्रिपेयर करना होता है, और इसके लिए एक फंड भी ब्लॉक होता है, और हर पेरेंट्स के पास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा फंड एलोकेट करके चलें। तो हमारे हिसाब से अगर बैंक गारंटी को बॉन्ड से रिप्लेस किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉल होगा कॉलेजेस अगर इसके ऊपर में सोचे तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए, जो कि हमें लगता है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि मिस किया गया काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर कोई बच्चा नॉट एलिजिबल हो जाता है एक बार, तो वो क्या सोचता है कि अब हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना है। लेटर ऑन अगर जब बाद में उनको ये पता चलता है क्या कि एक ऐसा राउंड भी आया था जहां पे उनको एलिजिबल बनाया गया था, तो इसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी लॉस जरूर होता है स्टूडेंट्स का। एक और पॉइंट है जो कि काउंसलिंग बॉडी को ध्यान में रखना चाहिए कि काउंसलिंग को अगर अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर में अगर कंडक्ट कराते हैं तो स्टूडेंट्स को, पेरेंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा रिपोर्टिंग का, जो कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम टाइम मिलता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है किसी भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट के लिए। इसके पीछे कारण ये है कि आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की काउंसलिंग को अलग अलग रखा गया है, और अलग अलग रखने की वजह से उनको बहुत ही कम टाइम बचता है काउंसलिंग को बीच में कंडक्ट कराने का, जिसके वजह से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप आंध्र प्रदेश में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 430 एंड अबव का स्कोर टारगेट करना चाहिए, तब जाकर के आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। और अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि वहाँ के टॉप रेटेड कॉलेज है, तो आपको एटलीस्ट 480 एंड अबव का स्कोर लेके चलना पड़ेगा।
चूंकि आंध्र प्रदेश में कॉस्ट का हाइक हुआ, टोटल बजट काफी हायर साइड पे चली गई। इसके वजह से आपको आंध्र प्रदेश के साथ साथ में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी लेकर के चलना होगा। तो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी लेके चल सकते हैं। कुछ और भी स्टेट्स को आप कंसिडर करके चल सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार भी एक ऑप्शन होगा जहां पे आपको इससे लोअर कॉस्ट पे ऑप्शंस मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आंध्र प्रदेश का ये काउंसलिंग का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे साथ में बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह की जो भी कंटेंट है आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।